मेरे साथ फ्रॉड होते होते बच गया है अकोमोडेशन ढूंढते वक्त, जब मैं इंडिया में ही ढूंढ रहा था। पहले ही दिन में ट्रेनिंग पे गया और $35 की जर्मन प्लेट तोड़ दी। अब मानोगे नहीं, पहली ही जॉब, पहला ही दिन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा मुझे। एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, क्या मैं कनाडा किसी इन्फ्लुएंसर की यूट्यूब वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम रील्स देख के आया हूँ? तो मेरा आंसर है नो। आउट ऑफ नोवेयर सडनली मैंने अपने पेरेंट्स को जाके ये नहीं बताया था कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसकी पार्ट टाइम जॉब इतने महीने में लग गई, जाते ही पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, उसकी इनकम इतनी अच्छी हो गई, ये हो गया वो गया, ऐसे कुछ फालतू रीजंस मैंने नहीं दिए थे। मेरा सिंपल सीन था कि मेरा बैचलर्स इंडिया में कंप्लीट होने वाला था ऑलमोस्ट, और मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर मैं अपना मास्टर्स इंडिया में ही कंटिन्यू करूँ और अब्रॉड जाके अपना मास्टर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। कनाडा आना सोचना जितना ईजी है उतना ही चैलेंजिंग उसका प्रोसेस भी रहता है। अब मेरे लिए चैलेंजिंग रह चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कौन से प्रोविंस में जाना। अगर प्रोविंस एक बार सिलेक्ट हो जाता है तो ये चेक करना कि कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है जो आपका प्रोग्राम है, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है जो प्रोग्राम में, वो ऑफ़र कर रहा है। सो ये काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको बहुत केयरफुली कंसिडर करने पड़ता है कनाडा आने से पहले। फाइनली अब सारे प्रोसेसेस के बाद टाइम आता है अकोमोडेशन ढूंढने का। सो अकोमोडेशन ढूंढने का मेरा कुछ एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन बोल सकते हो रहा है। चैलेंजेस आए हैं मुझे काफ़ी सारे, क्योंकि 17 दिसंबर 2024 को मेरी फ़्लाइट थी और अक्टूबर एंडिंग से मैंने इंडिया में ही अकोमोडेशन ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे मैंने बहुत सारे अकोमोडेशन स्क्रॉल करके रखे थे, कुछ सेव करके रखे थे, किसी को मैसेज करके रखा था। बट क्या होता था कि टाइम डिफरेंस की वजह से किसी से मेरा सेट नहीं हो रहा था, और जिससे बात होती थी वो एंड मोमेंट पे या तो किसी और कोई और मिल जाता था उसे, या फिर वो प्राइस इंक्रीज़ कर देता था, या फिर उसने एडवांस में रेंट और डिपॉजिट दोनों मांग लिया होता था मेरे से। तो मैं एडवांस में रेंट और डिपॉजिट तो नहीं ही देने वाला था। हाँ, डिपॉजिट दे सकता था, बट एटलीस्ट मुझे कोई ऐसा जेन्युइन पर्सन मिले तो मैं देता, बट ऐसा मुझे कोई मिला नहीं। बट इवेंचुअली मुझे किसी बंदे का मार्केट प्लेस से ही मुझे मिला था उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसने प्राइवेट रूम लिस्ट किया था, उसका मैसेज आता है, मतलब मैंने किया था, उसका रिप्लाई आता है। तो वो बोलता है कि ठीक है भाई, तू ले, तुझे चाहिए तो मैं दे दूंगा तुझे रूम। बट उसकी स्टोरी क्या थी, अब यहाँ पे मेरे साथ स्कैम होते होते बच गया है। सुनना थोड़ा ध्यान से। उसने क्या किया, वो मुझे बोलता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो इंडिया से कनाडा आएगा, तब तक मैं ऑलरेडी पहुँच गया होगा इंडिया, ठीक है, और तुझे रूम का एक्सेस मिल जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स रह रहे हैं ये घर में, वो तुझे दे देंगे एक्सेस। अब मैंने सोचा भाई मैं ना इसको जानता हूँ, ये मेरे से डिपॉजिट एडवांस में मांग रहा है और मुझे बोल रहा है कि तू आएगा उससे पहले मैं इंडिया होऊंगा। उसका रीज़न ये था कि उसकी कुछ एंगेजमेंट या तो मैरिज था, कुछ तो रीज़न था, तो वो रीज़न की वजह से वो जा रहा था इंडिया। अब मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये इसको डिपॉजिट भी चाहिए, वो इंडिया भी जा रहा है। तो मुझे लगा यार मेरे साथ स्कैम ना हो जाएगा ही, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोला देख भाई, डिपॉजिट मैं तुझे वहाँ आके दूंगा, अगर तुझे एक्सेस देना है तो हम तभी बात कर लेंगे, मुझे एडवांस में कोई एक्सेस नहीं चाहिए, तू रख, डिपॉजिट वहाँ के दे दूंगा, और रेंट भी तुझे जैसे ही तू जाने वाला होगा उसके पहले दे दूंगा। बंदा मानने को तैयार नहीं, बोला नहीं तू एक काम कर, ये कनाडा है, कनाडा में तो ऐसा ही होता है, तू नया नया आ रहा है, मैं तुझे सब सपोर्ट करूँगा, ऐसी कभी भी किसी की बात में मत आना, स्कैम हो जाएगा आपके साथ। कभी भी एडवांस में, मैंने फिर से बोला, डिपॉजिट मत सेंड करना अगर आपको कोई बंदा डाउटफुल लग रहा है तो, ठीक है। मैंने नहीं भेजा उसको डिपॉजिट। मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तू रहने दे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए रूम, मैं देख लूँगा अपना। उधर से उसको मैंने बोल दिया टाटा बाय बाय। अब मेरे पास बच गए थे 10 दिन फ़्लाइट के टाइम के पहले। अब तब तक मेरे पास एकोमोडेशन था नहीं। सडनली मेरे फादर के फैमिली फ्रेंड का कोई तो था यहाँ कनाडा में, वैंकूवर में, जो रह रहा था ऑलरेडी, उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट मिला। अकोमोडेशन ग्रुप से ही वो मुझे कांटेक्ट आया था। उन्होंने मतलब कोई उसका लेजिट सोर्स नहीं ढूंढा था, एक रैंडम मुझे ऐड भेजी थी कि ये है, इसको कोई चाहिए शेयरिंग में। अब मेरा ऑलवेज़ प्रेफरेंस रहा है प्राइवेट रूम ढूंढने का। प्राइवेट रूम में आपका पीस ऑफ माइंड रहता है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, और आपको एक पर्सनल स्पेस आपका मिल जाता है। तो मेरा प्राइवेट रूम ऑलवेज़ प्रायोरिटी रहा है, प्रेफरेंस तो नहीं कह सकता, प्रायोरिटी ही रहा है पहले से ही। बट अब 10 दिन बाकी थे फ़्लाइट, 10 दिन बाद फ़्लाइट थी मेरी, और मेरे पास अकोमोडेशन था नहीं। हाँ, मेरे पास बैकअप में मैंने एयरबीएनबी के कुछ लिस्टिंग्स थे जो सेव करके रखे थे, ओनर्स से भी बात करके रखी थी। बट अब शेयरिंग में मिल गया था। मैं एयरबीएनबी के 15 दिन के $650 क्यों दूँ, अगर मुझे $500 में मिल गया था शेयरिंग में अकोमोडेशन। मैंने पिक्चर्स वगैरह देखे ये शेयरिंग अकोमोडेशन के, और मुझे अच्छा लगा।
अब वो लड़का अच्छा था जिससे मेरी बात हुई, जिसको मैंने डिपॉज़िट भी भेज दिया था इंडिया से, क्योंकि थोड़ा ट्रस्टेड लगा मुझे। अब वो भी गुजराती था, मैं भी गुजराती हूँ। अब ये रीज़न नहीं था डिपॉज़िट भेजने का, रीज़न ये था वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट था मेरी ही तरह। उसको भी कुछ 1.5 ईयर्स हुआ था कनाडा में और रह रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई, तेरे को डिपॉज़िट दे रहा हूँ, 18th को आऊँगा। और वो बंदा मुझे एयरपोर्ट पे लेने भी आया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ। अगर आपको लाइफ में एक चीज़ याद रखना, कोई भी बंदा एयरपोर्ट पे लेने आ रहा है उसका टाइम निकाल के, तो उसके टाइम की वैल्यू करके उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करना, उसको कभी भूलना मत। उसको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े आप जाके एटलीस्ट हेल्प करना जितना हो सके। और मैंने की है, ऐसा नहीं है मैं बात बोल के बता रहा हूँ, बट मैंने की है कुछ ना कुछ वेज में, मैंने हेल्प की है। उसने मेरी हेल्प की है, मैंने उसकी हेल्प की है। अब शेयरिंग में रहने का मुझे कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं पता था कि इतने सारे इश्यूज़ होते हैं। अब मेरे कुछ इश्यूज़ हुए, वो जो बंदा मुझे लेने आया था उसके साथ उतने सीरियस इश्यूज़ नहीं थे, नॉर्मल छोटे मोटे। और बाकी जो रह रहे थे घर में उनके साथ भी इश्यूज़ हुए। अब इश्यूज़ में तो यही था कि अब मेरा तो एक ही था कि चलो मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से घर, और जॉब मिली तो जॉब, और जॉब से घर। मुझे नाइट आउट्स पसंद नहीं है, मैं क्लब्स नहीं जाता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं एनर्जी ड्रिंक्स रेयर केस में पीता ही नहीं हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। मुझे कुछ पसंद नहीं है। और उसका टोटली अपोजिट एनवायरनमेंट था मेरे वो शेयरिंग वाले घर में। उधर मैंने 6 महीने निकाले। लड़के वैसे ठीक ठाक थे, चलता है, उतना कोई नशा वशा नहीं था उनका, वो जो उतना नहीं था एक्सट्रीम, बट हाँ डिस्टर्बेंस था उनका, बहुत डिस्टर्बेंस था उनका। रूटीन मुझे समझ नहीं आता था। कोई बंदा रात को 3 बजे आएगा घर पे, ऑब्वियसली जॉब से आएगा, सुबह 6-7 बजे सोएगा और उठेगा मस्त बिंदास दोपहर 2-3 बजे। जो भी करे लाइफ में मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट ये कुछ रूटीन था। तब तक मैं सुबह 6 बजे उठ के निकल गया होता था मेरे कॉलेज के लिए। और ऐसे अब मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा स्ट्रेट था, मैं सुबह कॉलेज, कॉलेज से सीधा घर आके थोड़ा पढ़ाई, खाना बनाया, सो जाओ रात को 10-11 बजे। अब सोने के टाइम पे कोई बंदा आपके पास जो रह रहा है वो 2-3 बजे तक वो बातें कर रहा है इंडिया में उसके फैमिली से। अब उसको प्राइवेसी देना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो मुझे देता था प्राइवेसी, मैं उसको देता था, तो मुझे बाहर बैठना पड़ता था। अब जैसे आप बाहर बैठने जाते हो, एक बंदा हॉल में ऑलरेडी सो रहा है, तो लाइट्स ऑफ रखनी है। अब लाइट्स ऑफ करके आप बैठ भी कैसे सकते हो आराम से, वो मुझे एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। और एक रूम में ऑलरेडी 2 या 3 लोग रह रहे थे, 3 लोग, हाँ 3 लोग रह रहे थे। और उनका भी रूटीन कुछ ऐसा ही था, कुछ स्केड्यूल फॉलो नहीं करते थे भाई, रैंडमली चल रहे थे। सारे ही छोटे थे मेरे से, मैं 22 का हूँ, वो लोग कुछ तो 12th के बाद आए थे। मैंने इंडिया में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कनाडा में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आया हूँ मैं अभी। सो ये सब छोटी मोटी चीज़ें। और दूसरी बात, वो शेयरिंग में एक तो ऑलरेडी सारे बॉयज़ रह रहे हैं, और बॉयज़ रहते हो वहाँ हाइजीन के नाम पे ज़ीरो होता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते तो मैं क्यों नहीं करता था, राइट। अब कोई इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है क्लीनिंग का, तो फिर मैं भी क्यों लूँ भाई। मैं इंडिया से क्लीनिंग करने थोड़ी आया था यहाँ पे। अगर अंडरस्टैंडिंग से सब एक एक दिन क्लीनिंग करेंगे तो क्लीनलीनेस मेंटेन रहेगा ना। कुछ नहीं था, बट इवेंचुअली हमने एक रूटीन बनाया कि ओके ईच डे, मंडे तेरी बारी, ट्यूसडे इसकी, वेडनेसडे तेरी, थर्सडे, ऐसे करके हमने ईच डे असाइन कर दिया कि भाई क्लीन कर देना खुद से। और एक बेसिक सेंस होता है, अगर आपने किचन यूज़ किया है तो किचन का जो गैस स्टव होता है, आजू बाजू का जो एरिया होता है, आपने खाना बनाया है, कुछ भी XYZ, कुछ भी आजू बाजू थोड़ा गंदा है तो आपको क्लीन करना रहता है भाई, ठीक है। क्लीन तो चलो वो तो साइड की बात है, बट किचन में अगर आप रात को 1 बजे जॉब से आ रहे हो और आपको रात को ही 15-20 चूहे दिख जाते हैं किचन में, कैसा आपका, आप सोच नहीं सकते वो कैसा सीन होगा। और सुबह जब आप माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हो और माइक्रोवेव चल रहा है, चालू माइक्रोवेव में अंदर कॉकरोच घूम रहा है, जिंदा कॉकरोच, आई एम टॉकिंग अबाउट जिंदा कॉकरोच, यस। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं वो शेयरिंग वाले घर में। और एक पॉइंट के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मेरा इतने लेवल पे चला गया था कि मुझे प्राइवेट रूम ढूंढना ही पड़ा। ऑल्दो मेरा बजट तब उतना नहीं था, बट थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय हार्ड वर्क मुझे फाइनली ये आप जो रूम देख रहे हो, ये प्राइवेट रूम है, 650 में कुछ इसका रेंट देता वो भी फ़िलहाल। और ये 700 का था एक्चुअली, क्योंकि
मेरे फ्रेंड का रेफरेंस था, इसलिए मुझे $50 का डिस्काउंट मिला है। और ओनर्स भी इंडियन है, प्योर वेज है, उनको अच्छा एकदम हेल्दीनेस ओरिएंटेड एकदम मस्त। तो अच्छा है, मेरा जम गया इधर। ये रूम पे भी मेरा 6 महीने हो गए। अब कनाडा आए मुझे 1 साल हो गया, मैंने एक जगह पे 6 महीने निकाले और यहाँ पे मैंने 6 महीने, बस ये 2 ही अकोमोडेशन है मेरे आज तक के कनाडा में। और कोई अकोमोडेशन में मैं रहा नहीं हूँ, काफ़ी सारे ढूंढे मैंने, बट ये दूसरा है मेरा अकोमोडेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेट हो गया और वो जगह मैंने छोड़ दी। काफ़ी सारे इश्यूज हुए थे वो पिछली वाली जगह पे, पिछले अकोमोडेशन पे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बट शेयरिंग प्रायोरिटी पे मत रखना शेयरिंग में। आई नो प्राइवेट रूम्स एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक प्राइवेसी चाहिए और पर्सनल स्पेस चाहिए तो प्राइवेट रूम ले लीजिए, शेयरिंग में मत जाइए। अंडरस्टैंडिंग के नाम पे ज़ीरो होता है सब कुछ, कोई कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप आने वाले हो 2026 कनाडा में, कोई भी प्रोविंस हो, या फिर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर ऑन वर्क परमिट, सो इट्स बेटर टू फाइंड अ प्राइवेट रूम रादर देन जस्ट गोइंग फॉर शेयरिंग। अब सारे लोग गंदे नहीं होते भाई, गंदा वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, बट स्टिल चलेगा, मैं कर लूँगा यूज़, कह सकते हैं गंदे। तो ढूंढिए प्राइवेट रूम, एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। तो पार्ट टाइम जॉब्स का एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा है, जो शायद अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अभी आने वाले हो इंडिया से कनाडा, तो मे बी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर ऑलरेडी रह रहे हो कनाडा में तो मे बी आप मुझे अंडरस्टैंड या फील कर पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। 1 साल में मैंने 3 पार्ट टाइम जॉब्स की है, और वो भी इक्वल ड्यूरेशन के, मतलब इक्वल ड्यूरेशन पे मुझे जॉब्स मिली। अब इक्वल ड्यूरेशन मतलब क्या, ठीक है। अब मुझे पहली जॉब 25th डे पे मिल गई थी मुझे, जैसे ही मैं कनाडा आया, आज 18 दिसंबर है, मुझे 11 जनवरी को मुझे पहली जॉब मिल गई थी। अब वो जॉब मैंने जॉब नहीं कह सकते हैं, बट ट्रेनिंग के लिए गया था एक दिन, और मैंने वही दिन मना करके मैं निकल गया। मैंने भाई हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे नहीं होगा भाई ऐसा एनवायरनमेंट में काम। अब वो जॉब थी क्या, वो बताता हूँ मैं आपको। रेस्टोरेंट में जॉब थी, किचन हेल्पर पोजीशन थी, और मुझे सडनली आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमे हैंड इन करने के बाद और ओवर 160 एप्लीकेशंस मैंने ऑनलाइन की थी, उसके बाद फाइनली अगर कहीं जगह से आपको एक ऑफ़र आता है कि चलो भाई, एटलीस्ट ऑफ़र तो नहीं बट एक इनविटेशन आता है कि चल भाई तू एक दिन आ जा और ट्रेनिंग ले ले, तो वो जो हैप्पीनेस होती है वो एक डिफरेंट लेवल की हैप्पीनेस होती है। और एक्साइटमेंट इस बात की होती है कि अभी आपको आए 25 डेज़ ही हुए हैं और आपको पहली जॉब का ऑफ़र आ गया, जबकि हर कोई कनाडा में रो रहा है कि हमारे पास पार्ट टाइम जॉब नहीं, अगर है भी तो छूट गई है, निकाल दिया, ये है वो है, और आपको 25 दिन में ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, तो अलग लेवल का एक्साइटमेंट होता है। बट जितने एक्साइटमेंट के साथ मैं गया था, उतने ही एक्साइटमेंट से मैं वापस भी आया हूँ। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले ही दिन मैं ट्रेनिंग पे गया और $35 की जर्मन प्लेट तोड़ दी। वो मैनेजर ने, मतलब ओनर ही थी रेस्टोरेंट की, वो मैनेज भी करती थी और उसका ही था रेस्टोरेंट, उसने सारी ही, वो खुद भी जर्मनी से थी, और मतलब है जर्मनी से है, और उसके जो रेस्टोरेंट का सारा ही जो यूटेंसिल्स वगैरह है, प्लेट्स हो गया, स्पून्स हो गए, सिरामिक वगैरह, सारा ही कुछ उसने जर्मनी से इंपोर्ट करवाया है। अब वो जो मैंने जैसा बोला प्लेट टूट गई, वो 35 कैनेडियन डॉलर्स की थी, यानी कि रफली अराउंड 2200 इंडियन रुपीज़ की एक प्लेट थी सिर्फ, वो मेरे से टूट गई। अब वो प्लेट टूटने का रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। अब रेस्टोरेंट में तो इंडिया में ऑब्वियसली काम किया नहीं है मैंने क्या, आप में से किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। अब एक्सपीरियंस में मैंने फेक दिया था, फेक एक्सपीरियंस पे ही अब कौन इंडिया में एक्सपीरियंस दिखाएगा भाई इंडिया का कि मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है। एक सारे ही पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, और इनको भी पता होता है कि भाई लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, सो कॉल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास। बट स्टिल वो आपको टेस्ट करते हैं। अब मानोगे नहीं, पहली ही जॉब, पहला ही दिन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा मुझे। अब जिन लोगों को नहीं पता डिस्क्रिमिनेशन क्या होना, डिफ्रेंशिएट करना कि ये हमारा इंसान है, ये कहीं और से आया है, इन शॉर्ट रेसिज्म। वहाँ पे एक लड़का ऑलरेडी काम करता था, वो जर्मनी से था, वो बहुत अच्छा था, बट ये जो मैनेजर थी, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग, उसका जो वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स अराउंड हर, उसका जो गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स वर्सेस मी, वो बहुत गलत था।
मैं क्लियरली देख पा रहा था कि ओके इस बंदे को प्रॉब्लम है मेरे से ही। और इवेंचुअली मुझे उसी दिन पता चला कि उसने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि एक दिन के लिए उसको डिश वॉशर चाहिए था। उसके पास ऑलरेडी लोग थे काम करने वाले पूरे वीक में, बट मुझे इसलिए बुलाया था ट्रेनिंग के नाम पे क्योंकि मैं एक दिन काम कर पाऊँ अनपेड। एक एडवाइस ले लेना मेरी तरफ से एक और, कभी भी कनाडा में अगर नए हो, आ रहे हो 2026 में, या फिर ऑलरेडी रह रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, अनपेड ट्रेनिंग मत लेना। कभी भी अनपेड ट्रेनिंग मत लेना, वेस्ट ऑफ टाइम है और वर्थ नहीं है। हाँ, अब कोई कोई जगह क्या होता है कि एक दिन आपको बुलाएंगे कोई और 2 घंटे की ट्रेनिंग या फिर ओवरव्यू देंगे और बोल देंगे कि ठीक है भाई अब से तेरा स्केड्यूल आ रहा है कल या परसों से, अब तुझे उसी दिन से पेड काम स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी जॉब्स मैंने की है, आगे बताता हूँ मैं। बट ये जो जॉब थी वो एक ही दिन में मैंने छोड़ दी और अनपेड था, उसको मुझे पूरा दिन काम भी करवाना था और पैसे भी नहीं देने थे। तो मुझे हुआ कि भाई चलो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करने से बेटर है कि जाने दो। फिर भी वो थोड़ी अच्छी थी कि $35 की मैंने प्लेट तोड़ दी, उसने मुझे कुछ बोला नहीं, थैंकफुल टू हर, कोई नहीं जाने दो। बट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। अगेन 25 डेज़ के बाद मुझे एक और जॉब ऑफ़र मिला। वो भी फिर से मुझे पता था कि वो जगह पे मैंने रेज्यूमे दिया है और वही जगह से मुझे कॉल भी आता है। इंटरव्यू के लिए गया, मुझे इंटरव्यू में बिठाया, बातचीत की। मैनेजर्स, 2 मैनेजर्स मेरा इंटरव्यू ले रहे थे पार्ट टाइम जॉब में। भाई 2 मैनेजर्स, एक प्रोडक्शन मैनेजर था, वो भी रेस्टोरेंट था, मतलब रेस्टोरेंट में ही प्रोडक्शन मैनेजर था, और एक जनरल मैनेजर थी रेस्टोरेंट की जो सारे ही ऑपरेशंस मैनेज करते थे। दोनों सामने बैठ के सिचुएशनल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया मुझे, कैसे कैसे करके। तो मैंने इंटरव्यू पास कर दिया और आज मैंने वेडनेसडे 2 घंटे काम किया, थर्सडे ऑफ था मेरा, मे बी कॉलेज थी उस दिन मेरी, और फ्राइडे से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। वहाँ मैंने 1 महीना जॉब की और एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। वैसे उधर मुझे लाइन कुक की पोजीशन दी थी। वैसे मुझे रेस्टोरेंट में काम करने का शौक़ नहीं है, बट पार्ट टाइम जॉब्स मोस्टली और इजीली कनाडा में रेस्टोरेंट में आपको जल्दी मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। हाँ, अब लोगों को रिटेल में भी मिल जाती है जॉब, ऐसा नहीं है, बट मेरा रिटेल में अब तक लक अच्छा नहीं रहा है। कितने भी लेवल का प्रोफेशनल रेज्यूमे बना लूँ मैं, मुझे रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। तो मैंने जॉब की, 1 महीने जॉब करके उसमें भी कुछ इश्यूज़ हुए थे, सुपरवाइज़र के साथ मैंने झगड़ लिया था थोड़ा। अब मेरा नेचर सेम है, आप मेरे साथ ठीक से रहोगे तो मैं आपके साथ ठीक से रहूँगा। अगर कोई भी पॉइंट पे अगर आप समझोगे कि आप चालाकी से मुझे कुछ डिस्क्रिमिनेट या फिर नीचा दिखाना चाहोगे, भाई कनाडा होगा तो भी मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। मेरे पास है राइट्स कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूं, ठीक है। मैं इंडिया से यहाँ लोगों का सुनने नहीं आया हूँ, ना कि मैं सुनने वाला हूँ, आगे लाइफ में सुनूंगा भी नहीं, ठीक है। जॉब मैंने सामने से छोड़ी है वो मैनेजर के साथ वो, लेकिन एक बात है, वो मैनेजर जो थी रेस्टोरेंट की, उसके साथ मेरा आज भी कांटेक्ट है। आज भी अगर मैं मैसेज करूँगा वो मुझे रिप्लाई देगी। और मेरे रेफरेंस से मैंने एक बंदे को जॉब दिलवाई है रिसेंटली, कुछ 3-4 महीने पहले। उसने मेरी बात सुन के ले लिया वो बंदे को, ऑन द बेसिस ऑफ माई रेपूटेशन। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा ना कि चलो एटलीस्ट मैनेजर के सामने मेरी रेपूटेशन ठीक है, सुपरवाइज़र गया तेल लेने, वो बात हो गई। अब ये जॉब छोड़ने के एग्जैक्ट 25 डेज़ के बाद मुझे एक और जॉब मिल गई। अब वो जॉब में से मुझे डिश वॉशर का आया था फिर से कि भाई आजा तुझे डिश वॉशर तरीके। मैंने बोला नहीं, मुझे अगर फ्रंट ऑफ हाउस ऑपरेशंस, यानी कि रेस्टोरेंट में कनाडा में क्या होता है, जब तक आप फ्रंट ऑफ हाउस ऑपरेशंस में हो, आपका एक होता है कि चलो आप अच्छा अर्न भी कर लोगे, अच्छा एक पोजीशन भी मिलती है आपको, टाइटल भी मिलता है कि चलो आप ये टाइटल पे रन कर रहे हो, सब आप जॉब कर रहे हो। तो मेरा यही था कि अगर जाऊंगा अब रेस्टोरेंट में, मुझे इशू नहीं था रेस्टोरेंट में जॉब करने से, अगर जाऊंगा तो फ्रंट ऑफ हाउस पोजीशन ही लूँगा। मुझे बैक ऑफ द हाउस काम करना ही नहीं है, मुझे डिश वॉश करने नहीं आया हूँ मैं कनाडा, ठीक है। 30-35 लाख खर्च करके कोई डिश वॉश करने नहीं आता कनाडा। ऑफेंड होगे कुछ लोग तो सॉरी, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है अगेन। तो हाँ, मुझे फिर से जॉब ऑफ़र आया। मैंने फ्रंट ऑफ हाउस के लिए पूछा तो उन्होंने बोला अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं फ्रंट ऑफ हाउस के लिए। अब मुझे ये नहीं पता था वो नया रेस्टोरेंट है, नया रेस्टोरेंट ही ओपन हो रहा था और एक साथ मास हायरिंग हुई थी। 350 लोगों को हायर किया था। 350 लोगों को हायर करना यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक टाइम पे 350 लोगों को एक जगह खड़ा कर दो और देखो इतने लोगों को हायर किया है। वो जो आप व्यू देख लेते हो एक बार,
पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका पार्ट टाइम जॉब्स और रेस्टोरेंट के लिए। जो बोलेगा कि रेस्टोरेंट्स में जॉब नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं है भाई, बहुत प्रोफेशनल लेवल की जॉब्स होती है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। अब तक मैंने जहाँ भी काम किया है सारे ही रेस्टोरेंट्स थे, बट इसके बाद सारे जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये रेस्टोरेंट का कुछ टैगलाइन है कि चलो आप खाना खाने आ रहे हो तो आप ब्रांड के लिए खा रहे हो, ना कि आपको भूख लगी है इसलिए खा रहे हो। एनीवेज, बहुत तारीफ़ हो गई रेस्टोरेंट की। तो हाँ, अप्रैल से मेरा जॉब स्टार्ट हुआ था ये रेस्टोरेंट में और अब तक कंटिन्यू है। आज कुछ सक्सेसफुली 9 मंथ्स हो गए मेरे जॉब में। 9 मंथ्स में मैंने 2 प्रमोशन भी ले लिए जॉब में और अच्छा खासा अर्न भी कर रहा हूँ। अभी मेरे एक्सपेंसेस भी मैनेज हो रहे हैं और थोड़ा सेविंग्स भी हो जा रहा है। ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है रेस्टोरेंट जॉब्स का, आई मीन पार्ट टाइम जॉब्स का कनाडा में अब तक 1 साल में। अब जॉब और अकोमोडेशन के एक्सपीरियंसेस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, बट वो चीज़ें तो मैंने डिस्कस ही नहीं की जो सबसे बेसिक और जो मेन होती है, जिसके लिए काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। अब मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में इसलिए आया था टू कंप्लीट माय फर्दर एजुकेशन। अब काफ़ी लोग होते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल कोई कोर्स लेके आ जाते हैं और आगे उनका पीआर का ही प्लान होता है। भाई मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पीआर का प्लान नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, वो सब पीआर के पर्सपेक्टिव से आते हैं, ठीक है, बात चलो वो अलग बात हो गई। बट आज तक ये जो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने जो वेदर एक्सपीरियंस किया है, मतलब यहाँ का जो वेदर है उसको अंडरस्टैंड किया है अच्छे से। उतना हार्श नहीं जाता है वैंकूवर में, मतलब बाकी सारे प्रोविंसेस में नेगेटिव में -17 -18 डिग्री स्नोफॉल होता है, यहाँ पे उतना नहीं होता। ऑलवेज वैंकूवर में लेट स्नो होता है, बट जब भी होता है कम होता है। इस साल भी 2026 में भी अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड स्नो लेट ही दिखा रहा है। पहले रिपोर्ट्स में बात चल रही थी कि क्रिसमस पे होगा स्नो, बट हुआ नहीं है। अब रिपोर्ट्स तो क्या करें, अब वो एक एस्टिमेशन होता है, ठीक है, तो अब तक तो स्नो हुआ नहीं है, जबकि बाकी सारे प्रोविंसेस में ऑलरेडी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, स्नो स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं। सो ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस की सबसे अच्छी बात है, स्पेशली वैंकूवर की। सो वेदर के मामले में तो बेस्ट सिटी है वैंकूवर। दूसरी बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में आज तक मैंने ऐसा कोई इंसिडेंट फेस नहीं किया है जहाँ मुझे प्रोफेसर के साथ जाके बात करनी पड़ी हो कि चलो मुझे 1-2% कम हो रहे हैं और मुझे पास कर दीजिए। नहीं, मेरा आज तक लकीली और मेरे हार्ड वर्क से इतना अच्छा रहा है कि 75% से 80% तक का मेरा एवरेज रहा है। ग्रेड्स भी मेरे अच्छे आ रहे हैं, जीपीए भी मेंटेन ही है पूरा प्रॉपर। और ये कॉलेज में प्रोफेसर्स कभी अनफेयर नहीं दिखे मुझे किसी भी स्टूडेंट के लिए। कभी भी मैंने डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, रेसिज्म, वो कुछ फेस नहीं किया है। बहुत अच्छे नेचर के प्रोफेसर्स हैं। हाँ, कुछ प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होते हैं और कुछ प्रोफेसर लिबरल होते हैं, ये हर इंस्टीट्यूशन में आपको दिख जाएगा। बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके, आप कितने लॉयल हो आप जो काम कर रहे हो उसमें। अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करके पढ़ रहे हो तो आपको तो कोई इशू आएंगे ही नहीं। बट कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, बट वो सब बात की बात है। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, टच वुड, और शायद आगे भी ना करना पड़े। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मैं बहुत डिटेल में शेयर करता सब चीज़ें तो ये वीडियो मे बी 45-50 मिनट्स के ऊपर चली जाती, जो अच्छी बात नहीं है। काफ़ी लोगों को इतना सुनना पसंद नहीं है, बट मुझे बोलना बहुत पसंद है। कभी टाइम मिला तो और वीडियो बनाएंगे और उसमें कुछ शेयर कर दूंगा मैं साथ साथ किसी और टॉपिक के साथ। बट जो मेरे मेजर एक्सपीरियंसेस रहे ये 1 साल में अकोमोडेशन, जॉब और कॉलेज के और वेदर के बारे में, वो मैंने बेसिक्स आपके साथ शेयर कर दिए है। सब कुछ पॉजिटिव रहा है मेरे लिए, ठीक है। और अगर आप आ रहे हो 2026 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर ऑलरेडी हो यहाँ पे, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपको लगे कि आपको मुझे पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।